नमस्कार। आज 6 अगस्त 2025 की कुछ खास खबरों और डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं आज, पानी के मुद्दों से लेकर तकनीक, सेहत और दुनिया में क्या चल रहा है, सब पर। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब डेवलपमेंट्स का जो सार है, उसे समझें। तो चलिए, पानी से ही शुरू करते हैं। एक तो अच्छी खबर है, महानदी जल विवाद पर। ओडिशा और छत्तीसगढ़ जो दशकों से मुद्दा चल रहा था, अब बातचीत से इसे सुलझाने पर सहमत हुए हैं। हाँ, ये वाकई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए राज्यों के बीच पानी का बंटवारा अक्सर बहुत पेचीदा होता है और ये मामले सालों साल खिंचते हैं। तो अगर बातचीत के टेबल पर आ रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। शायद अब हल निकालने पर फोकस है। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर है पानी से जुड़ी। भारत ने चिनाब नदी पर जो सावालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसे फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के कुछ महीनों बाद हुआ है। ये थोड़ा अलग स्टैंड लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भारत की जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी की रणनीति है, उसमें एक अहम मोड़ दिखाता है। संधि सस्पेंड होने के बाद इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करना ये दिखाता है कि भारत शायद अब अपने हिस्से के पानी के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा मुखर हो रहा है। जाहिर है इसके पीछे ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा कारण है, पर इसके जियोपॉलिटिकल असर भी हो सकते हैं। हाँ, पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर भी। जी। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो शायद हम सबको सीधे तौर पर छुएगी। भारत ने एक रिपेरेबिलिटी इंडेक्स अपनाया है। अब मोबाइल फोन, दूसरे उपकरण, इनको इस आधार पर रैंक किया जाएगा कि उनकी मरम्मत कितनी आसान है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया कदम है ना? हाँ, अभी तक तो हम बस फीचर्स देखकर सामान खरीदते थे। अब ये भी पता चलेगा कि भाई चीज खराब हो गई तो बनेगी भी या नहीं, और बनेगी तो कितने में। इससे जो राइट टू रिपेयर मूवमेंट है उसको भी बल मिलेगा। सही बात है, और उम्मीद है कि कंपनियां भी अब थोड़ा टिकाऊ और आसानी से रिपेयर होने वाले प्रोडक्ट्स पर ध्यान देंगी। ई कचरा कम करने में भी मदद मिलेगी इससे। बिल्कुल। अच्छा, सेहत के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर है। भारत ने 2024 में 18,900 से ज्यादा अंग प्रत्यारोपण किए हैं। ये किसी एक साल में सबसे ज्यादा संख्या है, एक रिकॉर्ड है। हाँ, ये आंकड़ा तो वाकई शानदार है। ये दिखाता है कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है और साथ ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की क्षमता भी बढ़ रही है ऐसे जटिल प्रोसीजर करने की। हालांकि ये भी देखना अहम होगा कि ये सुविधाएं कहाँ तक उपलब्ध है, सिर्फ बड़े शहरों में या छोटे शहरों तक भी पहुंच रही हैं। हाँ, ये एक जरूरी पहलू है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दो अहम अपडेट्स हैं। एक तो भारतीय रेलवे ने मिजोरम में साइरंग तक, जो आइजोल के पास है, करीब 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूरी कर ली है। और दूसरा, IIT दिल्ली और गांधीनगर ने मिलकर बाढ़ की गंभीरता मापने के लिए जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी DFSI पेश किया है। जी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। साइरंग तक रेल लाइन पहुंचने से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, व्यापार, आवाजाही सब आसान होगा। और ये जो DFSI है, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिवियरिटी इंडेक्स, ये काफी इनोवेटिव अप्रोच है। ये सिर्फ बारिश या नदी के पानी को नहीं, बल्कि उस इलाके की आबादी कितनी है, जमीन का इस्तेमाल कैसा है, पहले बाढ़ आई है या नहीं, इन सब चीजों को मिलाकर बताता है कि खतरा कितना गंभीर है। अच्छा, तो इससे तैयारी बेहतर हो सकती है, रिसोर्स एलोकेशन सही लगा हो सकता है। यानी ज्यादा डेटा ड्रिवन अप्रोच। बिल्कुल ठीक है, अब जरा दुनिया की तरफ नजर डालें। अल सल्वाडोर की नेशनल असेंबली ने कुछ संवैधानिक सुधारों को मंजूरी दी है। इनमें राष्ट्रपति के अनिश्चित काल तक दोबारा चुने जाने और कार्यकाल को 5 से 6 साल करने का प्रावधान है। और दूसरी तरफ रूस की जो नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, RS-28 सरमत, वो भी बढ़ते तनाव के बीच चर्चा में है। हाँ, ये दोनों खबरें दुनिया में चल रहे अलग अलग ट्रेंड्स दिखाती हैं। अल साल्वाडोर वाला मामला वो दिखाता है कि कैसे कुछ जगहों पर एग्जीक्यूटिव पावर को कंसोलिडेट करने, सत्ता को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश हो रही है। इससे लोकतांत्रिक संस्थानों पर सवाल खड़े होते हैं। और ये जो सरमत मिसाइल है, जिसे नाटो सेटन 2 भी कहता है, सेटन 2, हाँ, इसकी रेंज और मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता ये मौजूदा जियोपॉलिटिकल माहौल में चिंता तो बढ़ाती ही है। ये रूस की पुरानी मिसाइलों की जगह ले रही है और इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल माना जाता है। गंभीर बात है। अच्छा, और आखिर में देश में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BDA के अधिकारियों से जुड़े एक मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। ये मामला मिली भगत वाले मुकदमों यानी कोलूसिव लिटिगेशन का है और इसमें करीब 4.25 एकड़ जमीन शामिल है। ये कोलूसिव लिटिगेशन क्या होता है? ठीक
हाँ, देखिए, कल्यूसिव लिटिगेशन का मतलब होता है जब दो पार्टी असल में आपस में मिली हुई हों, लेकिन कोर्ट में एक झूठा या दिखावटी केस फाइल करें। मकसद होता है कोर्ट से कोई ऐसा आदेश या फैसला लेना जो उनके हक में हो, और अक्सर इसका इस्तेमाल सरकारी संपत्ति हड़पने या नियमों को तोड़ने मरोड़ने के लिए किया जाता है। अच्छा, मतलब कोर्ट को गुमराह करना। जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर खुद ध्यान देना ये दिखाता है कि न्यायपालिका सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कितनी गंभीर है, खासकर जब जमीन जैसे कीमती रिसोर्स का मामला हो। सही। तो आज हमने पानी के समझौतों और टकरावों से लेकर तकनीक, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक राजनीति से लेकर न्यायपालिका की भूमिका तक काफी सारे पहलू कवर किया। हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तकनीक का पर्यावरण पर असर, विकास परियोजनाओं का सुरक्षा और कनेक्टिविटी से रिश्ता, घरेलू फैसलों का दुनिया पर प्रभाव। सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ये जो अलग-अलग घटनाएं हो रही हैं, ये सब मिलकर आने वाले वक्त की कैसी तस्वीर बना रही हैं और हमारे भविष्य पे इनका क्या असर पड़ेगा।